चलिए, कहाँ थे हम लोग? तो हाँ, देखो 1922 तक हमने कवर कर लिया है। 1922 तक में क्या कवर किया है? एक तो स्वराज पार्टी जस्ट पिछले वीडियो में देखा था हमने, और उसके पहले देखा था हमने असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि गांधी जब गिरफ्तार होते हैं, जब भी कोई नेता भारत में ऐसा है कि कोई इंपॉर्टेंट नेता गिरफ्तार होगा, या फिर आप इसको ऐसा समझो कि जब भी कोई दिशा दिखाने वाला नहीं रहेगा। दिशा कौन दिखाता है? आमतौर पे जो नेतृत्व करता है वो आदमी। तो जब कोई दिशा दिखाने वाला नहीं होगा कि क्या करना चाहिए, तो वहां पे जब होगा जो शून्य पीरियड होगा, जो जो गैप होगा, जैसे 1922 से 1930 गैप है, गांधी उतने सक्रिय नहीं होते, 1930 में सक्रिय होते हैं, तो उसके बीच में जो है ये क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ जाएगी। तो क्रांतिकारी गतिविधियां जो भी भारत में हुई है उसको हम लोग, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा इससे आते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो ऐसा ही एक फेज और भी था जब लीडर्स नहीं थे वहां पे। वो था आपका 1915 के पहले। देखोगे तो 1915 के पहले पे काफ़ी सारी क्रांतिकारी गतिविधियां जो है वो घटित हुई है। तो इसीलिए दो फेज में हम लोग इसको बांटते हैं। चाहता तो मैं आपको अलग अलग फेज में बढ़ा सकता था, दोनों फेज को अलग अलग, बट मुझे लगा कि नहीं, एक में हो जाएगा, तो एक में करना ज़्यादा सही होगा। इसीलिए मैंने आपको 1922 वाला फेज खत्म होने दिया, उसके बाद ये वीडियो मैंने रखा है ना। तो फेज 1 जो है वो आपका चलता है 1915 तक। 1915 के बाद आप देखेंगे कि तिलक वगैरह सब आ जाते हैं, गांधी आ जाते हैं, तो फिर ये आप क्रांतिकारी गतिविधियां नहीं देखेंगे। गदर लास्ट होता है, उसके बाद नहीं होता। उसके बाद 1922 तक कुछ नहीं होता दिक्कत, ठीक सब चीज़ें चलती है। और 1922 के बाद जब गांधी गिरफ्तार हो जाएंगे तो फिर से कोई नेतृत्व करने वाला नहीं रहेगा, तो फिर से क्रांतिकारी गतिविधियां जोर पकड़ने लगती है भारत में। भगत सिंह वगैरह जैसे लोग आएंगे शुरुआत में, पहले सचिंद्र सान्याल हो गए, रास बिहारी बोस हो गए, सब फर्स्ट फेज में आएंगे। तो देखते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट फेज में कौन कौन सी गतिविधियां हुई जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखो, चापेकर बंधु महाराष्ट्र में, ये तीन भाई थे बेसिकली, दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर। तो ये क्या करते हैं कि वहाँ जो पूना जो होता है, पूना एक जगह है महाराष्ट्र में, आपको पता ही होगा। तो यहाँ का जो प्लेग कमिश्नर होता है, प्लेग वगैरह फैलता रहता था पहले, तो प्लेग कमिश्नर की पोस्ट भी होती थी। तो प्लेग कमिश्नर WC रैंड जो होता है, तो जाहिर सी बात है आप समझ रहे होंगे, अंग्रेज होता है और वो ठीक चीज़ें नहीं करता होगा लोगों के साथ। तो वो जो है चापेकर ब्रदर्स जो है 1900 नहीं, 1897 में चापेकर बंधु जो होते हैं इसकी हत्या कर देते हैं। तो इस पर एक फिल्म भी आई थी चापेकर ब्रदर करके, तो उसका मैंने यहाँ पे फोटो लगा दिया ताकि थोड़ा सा रिलेट कर पाए आप। तो चापेकर बंधु महाराष्ट्र वाले एरिया में, पश्चिम भारत के आसपास वाले क्षेत्र में, ठीक है, पूना में प्लेग कमिश्नर की हत्या करते हैं, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में और जैसे आप चीज़ देख सकते हैं, जैसे रामोसी एक आंदोलन हुआ, रामोसी। तो रामोसी हालांकि ये किसान विद्रोह था, तो कभी किसान विद्रोह आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें ये कवर कर दूंगा, बट रामोसी वगैरह ये भी आप उसको ऐड कर सकते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों में। यहाँ पे वासुदेव बलवंत फड़के होते हैं, और ये कब होता है आपका? तो रामोसी जो होता है आपका वो होता है 1879 में, 1879 79 में होता है। तो इसको भी याद रखना है, तो आप याद रख लीजिएगा, बेहतर होगा आपके लिए। मित्र मेला की तरफ आते हैं, तो मित्र मेला भी उसी आपका वीडी सावरकर होता है महाराष्ट्र की तरफ, ये भी हो रहा होता है। तो 1899 में जो है वो मित्र मेला की स्थापना करेंगे कौन? बीडी सावरकर, महाराष्ट्र में। अब होगा क्या कि ये थोड़ा मैजनी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। मैजनी, गैरिबोल्डी, ये सब आई होप कि आपने नाम सुना होगा। मैजनी जो है वो इटली का होता है। तो ये मैजनी जो होता है वो यंग इटली की जब घोषणा करेगा, तो यंग इटली, तो इसी के नाम पे ये क्या करेंगे, ये कर देंगे, इसका नाम अभिनव भारत एक संगठन बनेगा 1904 के आसपास। और इसमें जो है वो देखिए, यंग इटली और इसी तरीके से अभिनव भारत, ऐसा है ना, थोड़ा सा नाम मैच कर रहा है ना, तो इसमें इसको मर्ज कर देते हैं। और जब ये बनता है महाराष्ट्र में, जब भी आप देखेंगे कि मित्र मेला जैसे ही आता है, तो नासिक हो गया, पूना हो गया, आपका बॉम्बे हो गया, ये जो है देखो क्रांतिकारी संगठन सब होते हैं। सबका एम एक ही था कि अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा का प्रयोग करके उसको हमें क्या करना है, भगाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्रांतिकारी गतिविधियाँ जैसे ये लोग स्थापित होते हैं, जैसे ऐसे संगठन बनता है किसी भी क्षेत्र में, तो वहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियाँ जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो वहाँ के आसपास के क्षेत्र होते हैं, नासिक, पूना, बॉम्बे, ये सब में आप देखेंगे कि बॉम्ब बनाने का एक तरह से सेंटर जो है वो स्थापित हो जाते हैं कई जगह, और कई सारी जो है घटनाएं वहाँ पे होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दूँ तो नासिक का जो है वो कलेक्टर होता है, उसका नाम होता है आपका AMT जैक्सन, AMT जैक्सन। तो इसकी हत्या कर देते हैं। जो अभिनव भारत के एक सदस्य होते हैं उनका नाम होता है लक्ष्मण कन्हेरे, लक्ष्मण
कन्हेरे नाम के एक आदमी होते हैं, वो उसकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो ये अभिनव भारत से बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपको शॉर्ट में जानना है जो भी एग्जाम के हिसाब से बस जो ज़रूरी है उसके लिए। तो ये सब नोट करना है, आप तो नोट कर सकते हैं। लक्ष्मण कन्हेरे ये इसी के थे। फिर बंगाल में देखिए, आप बंगाल की तरफ आ जाते हैं थोड़ा सा, तो अनुशीलन समिति की स्थापना होती है 1902 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। किसके द्वारा? तो बारेंद्र कुमार घोष और पी मित्र इसकी स्थापना करते हैं। और भी इससे जुड़े लोग होते हैं, जैसे जतेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, भूपेंद्र नाथ दत्त हो गए, ये सब होते हैं यहाँ पे। ये एक साप्ताहिक पत्रिका निकालते हैं जिसको हम लोग युगांतर बोलते हैं। तो युगांतर पत्रिका का ये आप देख सकते हैं, ये बारेंद्र कुमार घोष है। तो 1906 में ये पत्रिका स्टार्ट करेंगे और फोर्स मस्ट स्टॉप बाय फोर्स ऐसे करके इसका टाइटल होता है। इस तरह की चीज़ें निकालते हैं, है ना। अगर कोई फोर्स इस्तेमाल करेगा तो हम भी फोर्स इस्तेमाल करेंगे, ऐसा इनका सोचना होता है। सीक्रेट सोसाइटी का गठन होगा 1902 में। ये करेंगे रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल। काफ़ी ये थोड़े से अलग पर्सनालिटी हैं, सचिंद्र सान्याल और ये रास बिहारी बोस। खास करके रास बिहारी बोस की मैं बात कर रहा हूँ। रास बिहारी बोस देखो सीक्रेट सोसाइटी बनाएंगे। फिर ये 1912 में जब ये वायसराय पे जब अटैक होता है दिल्ली दरबार के, तब भी ये वहाँ पे होते हैं। फिर आप देखेंगे कि गदर मूवमेंट जब आता है, तो गदर मूवमेंट के समय भी ये दोनों से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लीड करिए उसको। उसके बाद आप देखेंगे कि उसके बाद जब ये गायब होते हैं, तो फिर आज़ाद हिंद फौज जो वहाँ पे आपका बनेगा, जापान वर्मा, ये सब जो मामला चलता रहता है, वहाँ पे भी ये दिखाई देंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर है रास बिहारी बोस, खास करके आप इनको याद रखिएगा। यही दोनों लोग आपका गदर से भी संबंधित हो गए। गदर तो और भी लोग होते हैं उसमें, तो बट ये भी दोनों होते हैं, ध्यान रखना है ये चीज़ आपको। तो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस सब है, अलीपुर षड्यंत्र केस। तो ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी से संबंधित है। 1908 में ये होता है। होता क्या है इसमें कि मुजफ्फरपुर एक जगह है बिहार में, तो यहाँ का जज होता है किंग्सफोर्ड। उसकी हत्या करने की योजना बनाते हैं कौन कौन? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। तो देखो बम मारते हैं यहाँ पे इसकी बग्घी पे। बग्घी का मतलब उस समय जो घोड़ा गाड़ी होती थी उसको बग्घी कहते थे, वही चलता था। आज के समय तो कार वार है, कार उस समय भी थी बट उतना पॉपुलर नहीं था वो। तो बग्घी होती है और बग्घी पे ये लोग बम फेंकते हैं ताकि ये मर जाए। बट होता क्या है कि बग्घी में ये नहीं बैठा होता, इसकी जगह 2 अंग्रेज महिला बैठी होती है और उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो थोड़ा सा बुरा होता है ये। और इसके कारण यहाँ पे देखेंगे कि प्रफुल्ल चाकी जो है वो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। और खुदीराम बोस गिरफ्तार हो जाते हैं और उनको बाद में उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और उनको फांसी दी जाएगी। तो सबसे छोटे व्यक्ति होते हैं, मतलब वो उम्र में, जिनको फांसी दी गई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो याद रखिएगा 1908 में हुआ है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, नाम याद रखिएगा ये वाला, अलीपुर षड्यंत्र केस। देखो लोगों को ये याद हो जाता है कि खुदीराम बोस थे, प्रफुल्ल चाकी थे, मुजफ्फरपुर थे, बट ये नाम में थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी हो गया, लाहौर कॉन्स्पिरेसी हो गया, मेरठ कॉन्स्पिरेसी हो गया, कानपुर कॉन्स्पिरेसी हो गया, ये सब अलग अलग नाम है। तो थोड़ा 1-2 बार देखिएगा आपको तो क्लियर हो जाएगा। फिर विदेशों में भी कुछ गतिविधियां होती है। लंदन में एग्जाम्पल के लिए आप देखो कि लंदन में एक व्यक्ति होते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो ये स्थापना करते हैं इंडिया हाउस की, कब? 1905 में। और ये क्या करते हैं बेसिकली, देखो जो रेडिकल यूथ होते हैं, जो क्रांतिकारी विचारधारा वाले युवा होते हैं, उसको क्या करेंगे, लंदन बुलाएंगे, छात्रवृत्ति देंगे पढ़ने के लिए, वहाँ पे आते हैं। उसके बाद ये एक तरह से राष्ट्रवाद का, भारतीय राष्ट्रवाद का जो है वो प्रचार प्रसार करते हैं। इनकी एक पत्रिका होती है द सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, द सोशियोलॉजिस्ट याद रखिएगा। तो ये इस पत्रिका के माध्यम से जो है भारतीय राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करते हैं विदेश में रह करके। विदेशों में और भी आप देख सकते हैं, जैसे मैडम भीखाजी कामा होती है, भीखाजी कामा नाम आपने सुना ही होगा। तो ये कहाँ होती है? ये होती है पेरिस में। पेरिस में करते वंदे मातरम इनका पत्र होता है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। फिर दादा भाई नौरोजी वगैरह भी यहाँ पे कुछ चलाते रहते हैं, बट वो बहुत पुराना संगठन है। ये क्रांतिकारी में आप दादा भाई नौरोजी को आप नहीं रख सकते। जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ उससे रिलेटेड मैं आपको बात करूँगा। तो इसी इंडिया हाउस से रिलेटेड एक व्यक्ति होंगे, अभी मैं आपको जस्ट अगले स्लाइड में बताऊँगा। मदन लाल धींगरा जो कर्नल वायली की हत्या करते हैं। तो ये यही रहा कर्जन वायली हत्याकांड होता है आपका 1909 में। तो ये कौन करते हैं? मदन लाल धींगरा। कहाँ? लंदन में। देखो मदन लाल धींगरा इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान ये इनकी मुलाकात होती है सावरकर से और श्यामजी कृष्ण वर्मा से। ये आपको बताया ना मैंने, श्यामजी कृष्ण वर्मा जो होते हैं इंडिया हाउस चलाते हैं। तो ये बेसिकली इंडिया हाउस के सदस्य बनते हैं। तो यहीं पे इंडिया हाउस में ही इनकी मुलाकात कई सारे लीडर से होती है जो क्रांतिकारी रुख वाले लोग होते हैं। तो ये क्या करेंगे कि धीरे धीरे ये प्लानिंग करते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि अंग्रेजों को थोड़ा सा समझ में आए कि भारतीय उनसे खुश नहीं है। तो सबसे पहले आप देखो कि लॉर्ड कर्जन जो होता है ना, उसको ये मारने की योजना बनाते हैं, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाते उसमें। तो फिर कर्जन वायली जो है उसकी योजना करते हैं। फिर एक मीटिंग हो रहा होता है बेसिकली लंदन में, भीड़ होती है। मूवी भी आई है इस पर, तो आप देखेंगे वो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पे जो है कर्जन वायली को वहाँ पे गोली मारते हैं। एक और व्यक्ति, एक पारसी डॉक्टर होते हैं, वो भी मारे जाते हैं क्योंकि वो बीच में आ जाते हैं। तो ऐसा चीज़ होता है। फिर इन पर मुकदमा चलेगा और इनको 1909 के आसपास ही फांसी दे दी जाती है। ठीक है, तो ये
मदन लाल धिंगरा, करजन वायली 1909, याद रखिएगा। दिल्ली षड्यंत्र केस, रास बिहारी बोस के बारे में मैं आपको डिस्कस कर रहा था पीछे वाले स्लाइड में, वही चीज़ है। तो दिल्ली षड्यंत्र केस क्या होता है कि दिल्ली में जो 1905, देखो 1905 में घोषणा की गई थी कि हम क्या करेंगे, जो कलकत्ता है उससे हटा करके राजधानी कहाँ करेंगे, दिल्ली स्थापित करेंगे। तो दिल्ली जो स्थापित हो रही थी राजधानी, उसी का समारोह चल रहा होता है 1912 में। और जो वायसराय होता है उस समय का, लॉर्ड हार्डिंग, वो हाथी पे बैठ करके, देखो ये फोटो है, हाथी पे बैठ करके चांदनी चौक के आसपास से गुजर रहा होता है। मतलब वो समारोह की ही मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से गुजर रहा होता है। और वहाँ पे दो लोग, जानते ही इन दोनों का नाम आपको याद ही रखना है, रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल। ये क्या करते हैं कि बम मार देते हैं यहाँ पे भी, दिल्ली में इस समारोह पे। तो वायसराय मरता तो नहीं है, जो हार्डिंग होता नहीं मरता, घायल हो जाता है। उसके बाद काफ़ी सारे यहाँ पे गिरफ्तारियाँ होंगी। तो ये दोनों तो इसमें पकड़े नहीं जाते, बट कुछ और लोग की गिरफ्तारी होती है और उन पर मुकदमा चलाया जाता है, और इनमें 3 लोगों को फांसी दे दी जाएगी। नाम बस याद रख लीजिए ऐसे ही, बसंत कुमार बिस्वास नाम होता है, दूसरे होते हैं आपके अवध बिहारी होते हैं, और आमिर चंद, ये 3 लोग होते हैं जिनको फांसी दी जाती है। रास बिहारी बोस वगैरह बचने में कामयाब हो जाते हैं वहाँ पे भी। तो ये था फर्स्ट फेज। हालांकि फर्स्ट फेज में आपको कुछ ऐड करना है, तो आप देखो ये आपका कब की मैं बात कर रहा हूँ, 1912 की मैं बात कर रहा हूँ। जब 1914 के आसपास आप देखेंगे तो 1914 में और भी गतिविधियाँ होती है, गदर आंदोलन होता है वहाँ पे, तो ये भी एक क्रांतिकारी गतिविधि थी। बट गदर आंदोलन इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि मैं सेपरेट प्रॉपर वीडियो उस पर बना चुका हूँ, तो आप जाकर के उसको देखिए। वो लंबा टॉपिक है, उसमें कई सारी घटनाएं डिस्कस की गई है, जैसे कोमगाता मारू घटना हो गया, ये सब भी डिस्कस किया गया है उसमें, तो वो सेपरेट था। तो 1915 तक बेसिकली फर्स्ट फेज को हम लोग देखते हैं, और उसके बाद जो सेकेंड फेज स्टार्ट होगा आपका, वो 1922 के आसपास से जो है 1930 तक जो है वो चलेगा सेकेंड फेज, जो क्रांतिकारी गतिविधियों वाला जो फेज होगा। इसमें भगत सिंह जैसे लोग ही होते हैं, ज़्यादातर भगत सिंह हो गए। फिर यहाँ पे 1920 में देखो क्या होता है ना, 1920 में, इसको मैं डिस्कस ही कर लेता हूँ साथ में, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस जो है इसका नाम है। 1920 में आप देखेंगे कि यहाँ पे CPI मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो है वो स्थापना हो जाती है। तो लीडर्स जो है ये बेसिकली रूस से इन्फ्लुएंस होंगे, जाहिर सी बात है कि जो कम्युनिस्टों का जो लिंक जुड़ता है वो रसिया से जुड़ता है, वहाँ से ही। तो बेसिकली अंग्रेज सरकार जो होती है वो इन पर नज़र रख रही होती है, और इसी सिलसिले में आप देखेंगे कि कानपुर षड्यंत्र केस जो है 1924 में सामने आएगा। सरकार का आरोप होता है कि जो यहाँ पे कम्युनिस्ट नेता होते हैं, जैसे मुजफ्फर अहमद डांगे हो गए, अहमद हो गए, एस डांगे हो गए, शौकत उस्मानी हो गए, नलिनी गुप्ता हो गई, ये सब इन पे आरोप लगता है कि ये लोग ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो है वो साजिश कर रहे हैं, और मतलब कि ये लोग उसके खिलाफ बेसिकली साजिश का आरोप लगता है। आप ये ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। तो इन पे मुकदमा चलता है, और मुकदमे में कुछ लोगों को जेल भी दिया जाता है, कुछ लोगों को सजाएं होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। फिर HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो होता है, उसकी स्थापना आप देखो 1924 में होगी। कहाँ पे होगी? कानपुर में। इंपॉर्टेंट लीडर कौन कौन से हैं? राम प्रसाद बिस्मिल होंगे, सचिंद्र सान्याल होते हैं, योगेश चंद्र चटर्जी होते हैं, और ये लोग ही मिलकर के जो है वो काकोरी कांड को अंजाम देंगे। काकोरी कांड देखो कब होगा? 9 अगस्त 1925 को जो है ये होता है। तो राम प्रसाद बिस्मिल इसको लीड कर रहे होते हैं इस घटना को। और काकोरी एक जगह है, देखो काकोरी जो है वो एक जगह है, कहाँ पे? लखनऊ के पास एक गांव है। तो वहाँ पे जो है एक ट्रेन होती है, 8 डाउन ट्रेन, हिंदी में लिख देता हूँ, 8 डाउन ट्रेन। इसको लूटने की योजना बनाते हैं, और काकोरी के निकट ही इसको रोकते हैं ये लोग, और अंग्रेजी खजाने को लूट लेते हैं, ताकि ये लोग अपना जो गतिविधि कर रहे थे, हथियार खरीदना हो, जो भी फंड कर सके अपने ऑर्गेनाइजेशन को। बेसिकली पैसा चाहिए होता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के बाद, तो ये यहाँ पे लूटते हैं। उसके बाद गिरफ्तारियाँ होती है, मुकदमा होता है, और 17 लोगों के आसपास को मतलब कि जेल होता है, कुछ लोगों को आजीवन कारावास होता है, 4 लोगों को यहाँ पे फांसी हो जाती है। तो वो इंपॉर्टेंट है, नाम याद रख लीजिएगा। एक तो राम प्रसाद बिस्मिल, इनको फांसी होती है, अशफाकुल्ला खान, इनको भी फांसी हो जाता है, और रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी, ये 4 लोग जो होते हैं इनको फांसी होती है। और क्रांतिकारियों को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अभी नया ऑर्गेनाइजेशन था, ये लोग कुछ कर रहे थे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इनके लीडर्स होते हैं उनको यहाँ पे कुछ लोग मतलब 20-25 लोग जो हैं वो जेल और फांसी के शिकार हो जाते हैं। तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो यही देखते हुए क्या करेंगे कि जो नए लीडर्स होंगे, जो अभी उभर रहे होते हैं, खास करके भगत सिंह जैसे लोग, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, फिरोजा कोटला एक जगह है दिल्ली में, तो फिरोजा कोटला का जो खंडहर होगा वहाँ पे मीटिंग करते हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में मीटिंग होती है। भगत सिंह होते हैं, सुखदेव होते हैं, भगवती चरण बोहरा, जयदेव कपूर, शिव शर्मा, ये सब वहाँ पे शामिल होते हैं। और जो HRA था, HRA का नाम बदल के HSR, एस इसमें जोड़ दिया जाता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि जो ऑफिशियल गोल है वो इस ऑर्गेनाइजेशन का हो जाता है समाजवाद। समाजवाद का बेसिकली क्या है कि हम
क्रांति लाएंगे, अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे। फिर जो हर तबका है उसके साथ बराबरी से पेश आना, ये समाजवाद का बेसिकली लक्ष्य होता है। और वोटिंग राइट्स देंगे, इस तरह की चीज़ें होती है कि हम लोग भारत को स्वतंत्र करवा करके अपनी चीज़ें जो है वो समाजवाद यहाँ पे लाएंगे, ऐसा होता है इनका। तो ऑफिशियल गोल ये सोशलिज्म इनका हो जाता है। और HRA का नाम बदल करके SHRA जो कर देंगे वो मैंने आपको बताया। और फिर ये आगे अपनी गतिविधि करेंगे। तो HSRA के बैनर तले ही आगे की गतिविधियाँ जो है ये लोग करेंगे। और 1900 दिसंबर 1928 की घटना है कि यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी होता है सॉन्डर्स, उसकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? भगत सिंह और राजगुरु के द्वारा। देखो होता क्या है कि अक्टूबर, इससे जस्ट 2-3 महीने पहले, अक्टूबर 1928 में यहाँ पे साइमन कमीशन के खिलाफ जब विरोध चल रहा होता है, तो वहाँ पे 1928 के आसपास साइमन कमीशन आता है ना, तो यहाँ पे लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज होता है विरोध के दौरान ही। और लाठीचार्ज का आदेश जो अंग्रेज जो पुलिस अधिकारी देता है उसका नाम होता है बेसिकली क्या, ये सॉन्डर्स नहीं होता। असली जो अधिकारी होता है जिसने आदेश दिया था उसका नाम होता है जेम्स स्कॉट। तो जेम्स स्कॉट आदेश देने वाला होता है, बट सॉन्डर्स की यहाँ पे गलती से हत्या हो जाती है। तो सॉन्डर्स की जो हत्या करते हैं वो करते हैं कौन? जो गोली चलाने वाले लोग होते हैं वो भगत सिंह और राजगुरु होते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पे क्या करते हैं कि जब सॉन्डर्स पे गोली ये लोग चला करके भाग रहे होते हैं, तो उस समय एक भारतीय ही होता है, पुलिस सिपाही होता है, तो वो पकड़ने की कोशिश करता है। तो उसकी हत्या जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद कर देंगे। तो ये 3 लोग उसमें शामिल होते हैं। फिर धीरे धीरे लोग पकड़े जाएंगे। अभी बम कांड होगा केंद्रीय विधानसभा में, तो उसके बाद ये लोग पकड़े जाते हैं। वहाँ तो ये लोग मतलब कि पकड़ ही नहीं पाते अंग्रेज की किसने हत्या की, ठीक है ना। तो वहाँ पे लोग पकड़े जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे कोई मुखबिर इनके बीच से ही आ जाता है। तो यहाँ पे देखो मुकदमा इन पे चलेगा। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव, ये 3 लोगों को जो है वो फांसी दे दी जाती है। अगली घटना है केंद्रीय विधानसभा बम कांड। यहाँ पे बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जो होते हैं वो 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकेंगे। तो जब आपको स्वराज पार्टी पढ़ा रहा था तो स्वराज पार्टी के अचीवमेंट्स में कि उसकी उपलब्धियां क्या रही, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये लोग पब्लिक सेफ्टी बिल जो होता है उसको जो है वो हरा देते हैं, मतलब कि आउटवोट कर देते हैं, पास नहीं होने देते उसको। तो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ये 2-3 बिल उस समय विधानसभा में इस समय डिस्कस जो हो रहा होता है। जब बम फेंकते हैं तो ये बिल जो है वो डिस्कस हो रहा होता है, पब्लिक सेफ्टी बिल। तो ये दोनों बिल जो है इसके खिलाफ जो है ये लोग बम फेंकते हैं, इसके विरोध में जो है ये बम फेंकते हैं। जिसको ध्यान रखिए, उसी का पार्ट है, मैंने सेपरेटली बता दिया क्योंकि ये कांड जो है वो सेपरेट है। तो यहीं के बाद जो है जब ये बम फेंकते हैं ना, जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, तो यहाँ से इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। और धीरे धीरे जब मुकदमा चलता है उसके दौरान ही पता चलता है कि ये लोग सॉन्डर्स की हत्या में भी शामिल थे, तो उसके कारण उनको जो है वो फांसी दी जाती है। फिर है मेरठ सनअत मामला। तो ये 1929 में होता है। ये भी देखो यहाँ पे भी पब्लिक सेफ्टी बिल आएगा। इसमें होता क्या है कि फिर वही कम्युनिस्ट लोग इसमें आएंगे। तो कम्युनिस्ट लोग जब इसमें आते हैं, जो श्रमिक नेता होते हैं बेसिकली कम्युनिस्ट ही होते हैं। तो यहाँ पे सरकार फिर से इन पर षड्यंत्र लगाती है कि ये लोग फिर से अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ जो है वो साजिश कर रहे थे, और इसके आरोप में इनको गिरफ्तार करती है। और इसमें से 3 विदेशी लोग यानी कि अंग्रेज लोग भी होते हैं यहाँ पे। तो सरकार जो है इन तीनों को वापस भेजने के लिए इनको देश पब्लिक सेफ्टी बिल लाती है 1929 में, जिसको उस समय स्वराज पार्टी वहाँ पे होती है और इसको हरा दिया जाता है। तो पब्लिक सेफ्टी बिल जो है वो कई जगह से आपको देखने को मिलेगा। जब भगत सिंह बम फेंकेंगे तो उस वक्त ये हो रहा होता है, उस पर डिस्कशन हो रहा होता है विधानसभा में। स्वराज पार्टी में मैंने आपको ये बताया था, उसके बाद यहाँ पे भी देखो ये डिस्कस हुआ है। तो ये सारी चीज जगह पे ये घटनाएं तीनों जो है एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। फिर है लास्ट हम देख लेते हैं चिटगांव, जो आर्मरी रेड है, यानी चिटगांव 17 कांड है। ये होता है कब? जब सविनय अवज्ञा चल रहा होता है 1930 में, तभी ये घटना होती है। और यहाँ पे मास्टर सूर्यसेन होते हैं, ये टीचर होते हैं बेसिकली। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब असहयोग आंदोलन होता है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये आप देखो, इस पर मूवी आई थी, मूवी का नाम है खेले हम जी जान से। जब आप ये देखोगे तो उसमें ये इसी पे बेस्ड है वो पूरी मूवी। तो इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं भी भागीदार होती हैं। तो होता क्या है देखो कि जब सूर्यसेन यहाँ पे देखो असहयोग आंदोलन वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो स्कूल कॉलेज ये सब का त्याग करते हैं। तो राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना होगी उसके बाद, क्योंकि पढ़ने के लिए चाहिए ना, कोई स्कूल तो चाहिए। तो वहाँ पे ये एज अ टीचर जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं और पढ़ाते हैं वहीं पे। और सूर्यसेन जो होते हैं वो कांग्रेस के सदस्य होते हैं। जो चिटगांव का जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी होता है कांग्रेस का, उसके सचिव भी होते हैं जो मास्टर सूर्यसेन होते हैं। तो ये क्या करेंगे कि ये एक योजना बनाते हैं बेसिकली कि हम लोग क्या करेंगे, जो पुलिस शस्त्रागार है जहाँ पे पुलिस का जो एमिनेशन या फिर हथियार वगैरह रखे जाते थे, वहाँ पे 2 शस्त्रागार थे। तो उस पर हम लोग हमला करेंगे, वहाँ से हथियार लूटेंगे और क्रांतिकारियों को जो है वो प्रोवाइड करेंगे
और एक फिर वही चीज़ है कि जब भी क्रांतिकारी की बात आएगी तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ चलेगा कि इनके खिलाफ हम लोग सशस्त्र विद्रोह करेंगे और उनको यहाँ से खदेड़ फेंकेंगे। तो ऐसी चीज़ें ये लोग कोशिश करते हैं और इसी क्रम में जो है ये लोग जो शस्त्रागार होगा चिटगांव में, लोकल जो शस्त्रागार होगा उस पर धावा बोलेंगे। यहाँ पे देखो जो लोग शामिल होते हैं वो है गणेश घोष, प्रीति लड़ा वाडियार, कल्पना दत्त, फोटो में आप इनको देख सकते हैं, शांति घोष, दीपिका पादुकोण यहाँ पे अपोजिट में रहती हैं इनके कैरेक्टर में, अंबिका चक्रवर्ती, बड़ी संख्या में महिलाएं जो होंगी। उसके बाद क्या होगा कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फरवरी 1933 में सूर्यसेन को गिरफ्तार किया जाता है और जनवरी 1934 में इनको फांसी दे दी जाती है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।